पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट को नींद न आने के कारण वो रात को ठीक से सोया नहीं था क्योंकि उसे सोना को गले लगाकर सोने की आदत हो चुकी थी। सम्राट फ्रेश होकर सीधा नीचे आता है तो देखता है सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विराट ने सम्राट को देखते हुए बोला, भाई शोभित भाई आ रहे हैं वापस। सम्राट विराट की बात पर बोला, ठीक है। इतना कहकर वह कुर्सी पर बैठ जाता है। विराट सम्राट के चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हो गया भाई, रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? सम्राट विराट को घूरते हुए बोला, खन्ना वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया क्या? हद से ज्यादा तुम्हारी जुबान की दुकान चल रही है। विराट सम्राट की कड़वी बात पर मुंह बनाते हुए चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। निर्जला जी सम्राट की तरफ देखते हुए कहती है, सम्राट कल सुधांशु सोना को लेकर गया था। सुधांशु के जिक्र को सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सम्राट अपनी आंखें छोटी छोटी करके कहता है, वो लड़का वापस आ गया और मुझे इस बारे में पता भी नहीं चला। नॉट बैड। सम्राट की बात पर निर्जला जी उसे समझाते हुए बोली, पगफेरे के रस्म के लिए सोना को लेने आया था। जिस पर सम्राट ने कहा, हाँ तो विराट को भेज दीजिए, वापस ले आएगा सोना को। निर्जला जी सम्राट की बात पर बोली, लेकिन सुधांशु ने कहा है कि अगर तुम उसे लेने नहीं जाओगे तो सुधांशु सोना को वापस ओबरॉय विला कभी नहीं भेजने वाला। सम्राट ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए बोला, वो 2 फीट का लड़का मेरी बीवी को मुझसे दूर करेगा? विराट ने सम्राट के बात पर बोला, लेकिन भाई पगफेरे की रस्म के लिए पति जाता है ससुराल अपनी बीवी को लेने। अगर आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाने वाला। सम्राट कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर रहेगा तो चला जाऊंगा लेने, वरना कह देना कि पड़ी रहे अपने मायके में। इतना कहकर सम्राट बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल जाता है। रचना सब लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, अब तो आप सब लोगों के दिल में ठंडक आ गई होगी ना? सब उस लड़की का नाम सुबह सुबह लेकर सम्राट का दिमाग खराब कर दिया। पीताम्बर जी रचना की बात पर बोला, अब तुम्हारा बेटा आ रहा है ना शोभित, उस पर ध्यान दो। सम्राट की जिंदगी में दखल मत दो क्योंकि उसकी बीवी है उसे संभालने के लिए। रचना पीताम्बर के बात पर बोली, हाँ तो आपको क्या लगता है शोभित के आ जाने से मैं सम्राट पर ध्यान नहीं दूंगी? ऐसी मां नहीं हूं मैं जो एक बच्चे के आ जाने पर दूसरे बच्चे को भूल जाती है। कहते हुए उसने निर्जला जी को टोंट करती है। निर्जला जी रचना के टोन सुनकर भी इग्नोर कर देती है। फिर सभी लोग अपना नाश्ता कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। उधर ड्राइविंग कर रहा सम्राट खुद से बोला, उस लड़के की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरे घर वालों को धमकी देने की। इतना कहते हुए सम्राट अपना फोन देखता है, लेकिन उसके पास सोना का नंबर नहीं था। उसे अच्छे से याद था कि उसने सोना का फोन तोड़ दिया है। सम्राट राघव को कॉल करता है। दूसरी तरफ से राघव ने कॉल अटेंड करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। सम्राट राघव की बात पर बोला, कहीं मैं तुम्हारी मॉर्निंग बैड ना कर दूं, इसलिए इज्जत के साथ मुझे ऑफिस में मिलो और हाँ एक अच्छा सा फोन खरीद कर लाना। सम्राट की कड़वी आवाज सुनकर राघव की बची खुची नींद भी गायब हो जाती है, इसलिए वो हो के सर कहकर जल्दी से कॉल कट कर देता है। यहाँ अवस्थी हाउस सोना हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ चुकी थी। वह अपने पुराने सलवार सूट पहन रेडी हो चुकी थी और सुधांशु के साथ पास ही के राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करने आई थी। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी सोना की थाली में प्रसाद देकर उसके सिर पर हाथ फेर देते हैं। मोहल्ले की कुछ आंटियां जो पूजा करने आई थी उसने सोना को देखकर कहते हैं, अरे सोना बेटा, बहुत दिन के बाद तुम आए हो, कहीं गई थी क्या? सोना उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोलती है, मेरी शादी हो चुकी है आंटी, इसलिए मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। एक आंटी ने सोना की बात पर हैरानी से बोली, लेकिन मिसेज अवस्थी ने तो नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और ना ही किसी को पता है इस बारे में। सोना बोली, जल्दबाजी में किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला आंटी। वैसे नाश्ते का वक्त हो रहा है इसलिए अब मैं जा रही हूँ, पापा इंतजार कर रहे होंगे। सोना ने बात को टालते हुए कहा और सुधांशु की तरफ देखकर उसे इशारे से चलने को बोली। सुधांशु सोना के इशारों को समझते हुए उसके साथ मंदिर से बाहर आ जाता है और वहां से घर की तरफ जाने लगता है कि बीच में ही सोना को किसी की जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है तो अजीत, उसका कलीग जिस स्कूल में सोना पढ़ाती थी, अजित वही स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था, वो उसी की तरफ आ रहा था। सोना अजीत को इतने दिनों के बाद देख मुस्कुराते हुए बोली, अजीत जी आज फिर आपको देरी हो गई स्कूल जाने के लिए? अजीत सोना के बात पर मुस्कुराया और फिर उसे कुछ कहने लगता है कि उसकी नज़र सोना के सिंदूर और मंगलसूत्र पर जाती है, जिससे वो चुप हो जाता है। अजीत को चुप देखकर सोना आगे बोलती है, क्या हो गया, मैंने कुछ पूछा आपसे? अजीत सोना की आवाज पर अपने ख्यालों को झटकते हुए कहा, अब हम आपकी तरह तो नहीं है सोना जी की बिना बताए चोरी चुपके शादी कर ले और पार्टी भी नहीं दे। सोना ने अजीत की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, शाम को आप घर आ जाएं, मैं आपको अपने हाथों से आपका पसंदीदा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अजीत सोना की बात पर बोला, जी नहीं, हम तो बाहर ही ट्रीट लेंगे, इसलिए आप देख लीजिए जेब खाली करेगी या फिर नहीं।
सुधांशु अजीत की बात सुनकर बोला, उसकी फिक्र आप मत कीजिए अजीत भाई, आपको खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। जिस पर अजीत अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, हमें तो सोना जी से ही ट्रीट चाहिए, शादी आपकी नहीं उनकी हुई है। सोना अजीत की बात पर मुस्कुराती है, अपना सिर हिला देती है। इसके बाद सोना अजीत से इजाजत लेकर सुधांशु के साथ घर की तरफ चली जाती है। अजीत जाती हुई सोना को पीछे से देखकर खुद से बोला, आपकी आंखों में जो देखा वो सच है या फिर हमारी आंखों का धोखा है? आप खुश नहीं है? इतना कहते हुए अजीत स्कूल के लिए निकल जाता है। यहाँ ओबरॉय कंपनी सम्राट अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने राघव अलग अलग ब्रांड के फोन पकड़े खड़ा था, जिन्हें सम्राट बड़ी शिद्दत के साथ घूर रहा था। सम्राट राघव को घूरते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि तुम कोई अच्छा सा फोन लेकर आना, यहाँ पर मोबाइल शॉप खोलने के लिए नहीं कहा था डफर। राघव जैसे ही मुंह खोलता है कि उसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगती है, जिस पर सम्राट राघव को अपने लाल आंखों से लगातार घूरे जा रहा था। तभी उन्हें हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब दोनों उस तरफ देखते हैं तो सामने से राजीव हंसते हुए आ रहा था। राघव ने राजीव की खुशी पर मुस्कुराते हुए बोला, आपका ब्रेकअप हो गया है क्या सर? आप इतने खुश क्यों हैं? राजीव की हंसी गायब हो गई और वह राघव को घूरते हुए नाराजगी के साथ कहता है, इडियट, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ब्रेकअप कहां से होगा? राघव अपने दांत दिखाते हुए बोला, मैंने तो बस तुक्का मारा था, मुझे पता नहीं था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। राजीव ने राघव की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, आंख के अंधे, तुमने मुझे कभी किसी लड़की के साथ देखा है क्या जो तुम मुझे सिंगल नहीं समझते? राघव फिर से बोला, जैसे हमारे बॉस शादी से पहले ही बिना गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, इस तरह मुझे लगा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। राजीव सम्राट की तरफ तिरछी नजरों से देखता है, जो कि पेपरवेट से खेल रहा था। राजीव राघव के हाथों को पकड़कर बोला, तुम यहां से जाओ वरना तुम्हारा सिर फुट जाएगा। राघव के जाने के बाद राजीव सम्राट को देखते हुए हंसने लगता है, जिस पर सम्राट पेपरवेट फर्श पर पटकते हुए चिल्लाकर कहता है, उस गधे को किसने अपॉइंट किया मेरे असिस्टेंट के नाम पर? राजीव सम्राट की बात पर बोला, वो अभी से नहीं, पिछले 3 साल से वो तुम्हारा असिस्टेंट है, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग किसी और वजह से खराब है, क्या हुआ है? सम्राट फ्लो में बोला, यार सोना घर चली गई है अपने। राजीव सम्राट को देखने लगा तो सम्राट को एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया, इसलिए वो जल्दी से अपने शब्दों को सुधारते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब था कि शोभित वापस आ रहा है। राजीव ने सम्राट के मजे लेते हुए बोला, लगता है मेरे यार को प्यार हो गया है अपनी बीवी से। सम्राट अपना चेहरा कठोर करके राजीव को घूरते हुए बोला, बकवास करने की एक हद होती है और मैं सम्राट ओबरॉय किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता। जिस पर राजीव सम्राट के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, लेकिन तुम्हें किसी भी लड़की से नहीं अपनी ही बीवी से प्यार हो गया है। सम्राट राजीव के बात को टालते हुए बोला, कशिश के बारे में क्या पता चला? कहीं इन सब में उसका तो हाथ नहीं? राजीव सम्राट की बात पर कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें एफआईआर वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि कुबेर कपूर सोना के साथ कुछ भी कर सकता है। सम्राट राजीव की बात पर बोला, मैं हूं, मेरी बीवी की प्रोटेक्शन के लिए मेरे लोग हैं, उसकी फैमिली है, उसे कुछ नहीं होगा। राजीव सम्राट की बात पर अपना सिर हिलाते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। सम्राट अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं तुम्हें मैं? वैभव कपूर। रात का वक्त है, रेस्टोरेंट में अवस्थी फैमिली रात के डिनर के लिए आई हुई थी, उनके साथ में अजीत भी आया हुआ था। सभी लोग लगभग डिनर कर चुके थे। अजीत सोना की तरफ एक छोटा सा तोहफा बढ़ाते हुए बोला, मेरी तरफ से हैप्पी वेडिंग गिफ्ट। सोना हैरान होते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अजीत ने कहा, अरे अब आपने अपनी शादी की पार्टी दे दिया तो क्या मैं छोटा सा तोहफा भी नहीं दे सकता? आपको इसे लेना ही पड़ेगा। सोना अजीत की बात पर मुस्कुराते हुए उसे ले लेती है। शेखर जी सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, अगर बच्चों आप लोगों को कहीं घूमने जाना है तो जा सकते हैं, मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूं। अजीत ने शेखर जी की बात पर बोला, अंकल क्या मैं सुधांशु और सोना जी के साथ जुहू बीच जा सकता हूं? अजीत की बात पर शेखर जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो अजीत खुश हो जाता है। वो लोग जुहू बीच के लिए निकल जाते हैं। सोना वहां शीफूड देखते हुए जल्दी से उस तरफ चली जाती है और भेलपुरी बनाकर खाने लगती है, जिसे देखकर अजीत ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं आपको लेकर आया हूं और आप अकेले ही खा रही हो? अजीत की बात पर सोना ने मुस्कुराते हुए कहा, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है अजीत जी, अगर आपको खाना है तो आप भी जाकर बनवा लीजिए। अजीत सोना के हाथ से भेलपुरी लेते हुए बोला, मैं तो इसमें से ही खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर अजीत सोना के साथ खाने लगता है। सुधांशु उन दोनों को देख मुस्कुरा देता है और आइसक्रीम खरीदने चला जाता है। अजीत और सोना आपस में बातें करते हुए भेलपुरी खाने लगते हैं। सोना को अचानक से तीखा महसूस होता है, जिससे अजीत जल्दी से दुकान की तरफ पानी लेने चला जाता है।
सोना हाथ से ही अपने मुंह को हवा देने लगती है कि तभी एक हाथ जिसमें पानी था सोना के सामने आ जाता है। सोना जल्दी से बोतल लेकर पानी पीने लगती है और पीने के बाद गहरी सांस लेते हुए बोली थैंक यू कहते हुए उसकी तरफ देखती है। सोना के सामने एक गोरा चिट्टा 25 साल का लड़का खड़ा था। सोना बोतल उसे वापस करते हुए बोली पानी पिलाने के लिए थैंक यू। वो लड़का बिना सोना की बात का जवाब दिए सोना को गहरी नजर से देखने के बाद दूसरी तरफ चला जाता है। सोना को उसका इस तरह से देखना कुछ अजीब लगता है लेकिन ज्यादा ध्यान न देते हुए फिर से अपने भेलपुरी एंजॉय करने लगती है। कुछ देर के बाद सभी लोग घर के लिए निकल जाते हैं। सोना और सुधांशु जब घर आते हैं तो देखते हैं हॉल में काफी सारा सामान रखा हुआ था, जिसे देखकर सोना अपने पापा शेखर जी की तरफ देखते हुए पूछता है पापा ये सारा सामान? सम्राट वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला लेने आया हूं तुम्हें। सम्राट को देखकर सोना की आंखें बड़ी हो जाती है और वह हैरानी से कहती है आप मुझे लेने आए हैं? सम्राट ने सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए बोला तुम्हारे भाई ने धमकी दी है कि अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा तो तुम्हें ये वापस नहीं भेजेगा, इसलिए तुम्हें लेने आया हूं। सम्राट की बात पर सभी लोग सुधांशु की तरफ देखते हैं। सुधांशु सम्राट के सामने जाकर कहता है मुझे नहीं पता कि आप किस बात का बदला मेरी बहन से ले रहे हो, लेकिन हाँ मैं मानता हूं कि काव्या के साथ मेरा रिश्ता था, लेकिन मैं ऐसे घिनौने हरकत कभी नहीं करूंगा जिससे मेरी फैमिली वालों का सिर शर्म से नीचे हो जाए, और मुझे नहीं पता कि काव्या किसके साथ और कहाँ गई है। सम्राट ने सुधांशु की बात पर बोला डोंट वरी, वह तो मैं पता लगा ही लूंगा कि किसका कितना हाथ था और कितना नहीं, इसलिए तुम्हें ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है साले साहब। इसके बाद उसने शेखर जी की तरफ देखते हुए बोला अंकल क्या मैं अपनी बीवी को लेकर जा सकता हूं? नीरू जी ने सम्राट की बात पर बोली बेटा आप पहली बार हमारे घर आए हो, रात भर यही रुक जाओ, कल सुबह लेकर चले जाना, सोना को कल ही तो आए हैं। सम्राट नीरू जी की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला फिर कभी? सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली आज मैं यही रहना चाहती हूं, अगर आप नहीं रहना चाहते तो आप घर चले जाइए। सम्राट उसकी बात पर उसे घूरकर देखता है। सुधांशु सम्राट की तरफ एक नजर देखकर सोना से बोला आपके पति आपको लेने आए हैं दीदी, अगर आप आज रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, मैं आपको कल उनके बड़े से विला में छोड़ आऊंगा, क्योंकि उन्हें देखकर लग रहा है कि हमारा घर उनके रहने के लिए काफी छोटा है। सुधांशु के कटाक्ष को सम्राट महसूस करते हुए घूरकर उसकी तरफ देखता है और नीरू की तरफ देखते हुए बोला मैं आज यहीं रुकने के लिए तैयार हूं। सम्राट की हां पर सोना जल्दी से बोली आपको दिक्कत होगी, आप वापस चले जाइए, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। सम्राट अब जिद में सोना को घूरते हुए बोला मैंने कहा ना मैं यहां रुकूंगा मतलब रुकूंगा। सोना सम्राट की आवाज में हल्का गुस्से को महसूस कर आगे कुछ नहीं कहती। तो नीरू जी सम्राट से मुस्कुराते हुए कहती है बेटा तुमने रात का खाना खा लिया है? सम्राट ने नीरू जी की बात पर बोली जी नहीं, रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट फैमिली के साथ करता हूं। सुधांशु सम्राट की बात पर सेठ सा चेहरा बनाते हुए बोला सो सेठ जीजू हम लोग तो बाहर से डिनर करके आ चुके हैं। वह क्या है ना कि सोना दीदी का कलीग मिल गया था, उसने कहा कि शादी के लिए अभी तक दीदी ने पार्टी नहीं दी, इसलिए अजीत भाई को पार्टी के लिए लेकर गए थे। सोना सुधांशु को घूरते हुए कहा चुप रहो। उसके बाद सम्राट की तरफ देखते हुए जल्दी से बोली आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए जल्दी से कुछ बना देता हूं। सम्राट सोना की बात को बीच में काटकर बोला मैंने कहा कि फैमिली के साथ बैठकर खाने की आदत है, मुझे अकेले नहीं। शेखर जी सम्राट की बात पर जल्दी से बोले कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ खा लेंगे, वैसे भी बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं था और हमारी सोना तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। सम्राट ने सोना की तरफ देखते हुए बोला कमरा कहाँ है? सोना सम्राट के सवाल पर ऊपर के फ्लो की तरफ इशारा करते हुए बोली वो मेरा कमरा है, आप जाइए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। सम्राट सोना की बात पर ऊपर की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद नीरू जी खाने का प्रिपरेशन के लिए किचन की तरफ चली जाती है। सोना सुधांशु को घूरते हुए बोली तुम क्यों उसे बार बार नीचा दिखा रहे हो? सुधांशु सोना के सामने अपना फोन कर देता है, जिसमें मीडिया में सोना और सम्राट की शादी की खबर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में थी। सोना हैरान हो जाती है तो सुधांशु सोना से कहता है आपके पति यहाँ पर फोर्सफुली आए हैं ना कि किसी की बात पर, इसलिए बेहतर होगा कि आप ज्यादा एक्साइटेड ना हो। सुधांशु के बात पर सोना अपनी आंखें छोटी करके बोली वह सब तो मैं देख लूंगी, तुम फिलहाल के लिए अपना कोई अच्छा सा नाइट सूट जिसे तुमने इस्तेमाल न किया हो वो दो। सुधांशु सोना की बात पर अपनी आंखें बड़ी करके बोला उनको देखा है वो कहाँ जिम में अपना शरीर बनाने वाले फौलादी इंसान, और मैं कहाँ दुबला पतला सा लड़का, और आप मेरे कपड़े उन्हें देना चाहते हो? मेरे कपड़े क्या फाड़ने के लिए है? सोना सुधांशु की बात पर मासूम सोना चेहरा बनाते हुए बोली प्लीज मेरे भाई, मैं तुझे 2 जोड़ी नाइट सूट लाकर दूंगी, प्लीज फिलहाल के लिए दे दे। सुधांशु सोना की बात पर मुंह बनाते हुए बोला इतनी रिक्वेस्ट तो आपने कभी अपनी चीज मांगने के लिए मुझे नहीं की जितना आप अपने उसे आइडियल पति के लिए कर रही हो।
सोना इस बार थोड़े गुस्से से बोली सुधांशु। सुधांशु अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला हाँ हाँ ठीक है दे रहा हूँ। इतना कहकर सुधांशु अपने कमरे के अंदर चला जाता है। सोना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। सोना सुधांशु की कपबोर्ड को खोलकर उसके सारे नाइट सूट को देखने लगती है। कुल मिलाकर उसके पास सिर्फ 3 ही नाइट सूट थे, जिनमें से 2 पुराने हो गए थे और एक ठीक ठाक था, लेकिन उसकी साइज ज्यादा होने के कारण सुधांशु उसे छूता भी नहीं था। सोना उस नाइट सूट को लेकर सुधांशु से बोली मैं तुझे अच्छा सा नाइट सूट दिला दूंगी, थैंक यू मेरे भाई। इतना कहकर सोना जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सुधांशु अपने कपबोर्ड की हालत देखकर मुंह बनाते हुए बोलता है मेरी बहन पागल हो गई है। इतना कहकर सुधांशु अपने कपबोर्ड को ठीक करने लगता है। सोना अपने कमरे में आती है तो देखती है सम्राट बड़े ध्यान से सोना के कमरे को देख रहा था। 12 बाय 12 का छोटा सा कमरा सम्राट को काफी तंग लग रहा था। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए धीरे से बोली मैंने आपसे कहा था हमारा घर बहुत छोटा है, आप यहाँ एडजस्ट। सम्राट सोना को घूरते हुए बीच में बोला मैं कर लूंगा, मैं पहले हॉस्टल में रहा हूँ, इससे भी छोटा 10 बाय 10 के कमरे में। काफी वक्त से आदत नहीं है, इसलिए बस थोड़ा सा तंग लग रहा है। सोना सम्राट की बात पर अपना सिर हिलाते हुए नाइट सूट सम्राट के आगे बढ़कर बोली आपके लिए चेंज कर लीजिए। सम्राट नाइट सूट को देखकर सोना को देखते हुए बोला अब ये किससे उधार लेकर आए हो। सोना हैरानी से सम्राट को देखते हुए बोली क्या हम आपको इतने गरीब लगते हैं कि अगर मुझे आपको नाइट सूट पहनाना है तो मैं किसी पड़ोसी से मांग कर लाऊंगी। मेरे भाई का है वो बात अलग है कि वो इसे पहनता नहीं है। सम्राट सोना की बात पर फिर से बोला रिजेक्ट, माल को मुझे पहना रही हो काफी अच्छी बात है। सोना सम्राट के कटाक्ष पर इस बार थोड़ा गुस्से से बोली तो क्या आप बिना कपड़ों के सोने वाले हैं। सोना की बात पर सम्राट थोड़ी शरारतीपन से बोला खाना खाने के बाद वैसे भी हम दोनों ही कहाँ कपड़े पहनने वाले हैं। सोना सम्राट की इस बात पर थोड़ी हैरान हो जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। सम्राट सोना के हाथ से नाइट सूट लेकर बोला मेरी साइज की नहीं है। सोना ने इरिटेट होकर कहा खाना खाने तक प्लीज इसे पहन लीजिए, उसके बाद आप कमरे में आकर जो चाहे वह कर सकते हैं। सम्राट सोना की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी। सोना ने भी फ्लो में बोली आप जो कहेंगे मैं करूंगी। सोना की हाँ पर सम्राट उसके कान में आकर बोला सो यू विल सेड्यूस मी। सोना हैरानी से सम्राट की तरफ देखते हुए बोली सेड्यूस मैं आपको, मुझे नहीं आता सेड्यूस करना। सम्राट सोना के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींचकर बोला डोंट वरी बेबी, सब आ जाएगा तुम्हें धीरे धीरे। फिलहाल के लिए जाओ मेरे लिए डिनर बनाओ वैसा ही जैसा मुझे पसंद है। इतना कहकर सम्राट धीरे से सोना के कान पर किस कर लेता है। सोना सम्राट के परफ्यूम की खुशबू में खोने लगती है और जल्दी से उससे दूर हो कमरे से बाहर चली जाती है। सम्राट सोना को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। सोना कमरे से निकलकर सीधा किचन में चली आती है। देखती है कि नीरू जी खाने की तैयारी कर रही थी। सोना आकर उनकी मदद करने लगती है। कुछ देर के बाद सम्राट भी फ्रेश होकर हॉल में आ जाता है, सोफे पर बैठ जाता है। शेखर जी उनके बगल में बैठे हुए सम्राट की तरफ देखते हुए कहते हैं आपका काम कैसा चल रहा है बेटा। सम्राट शेखर जी की बात पर बोला सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है अंकल। सुधांशु ने सम्राट की बात पर बोला जीजा जी मेरे पापा आपके पापा होंगे ना कि अंकल, इसलिए पापा कहिए। शेखर सुधांशु की बात पर उसे डांटते हुए बोले सिद्धू वो कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, तो कोई जबरदस्ती है क्या। तुम चुप रहो और जो कर रहे हो वह करो। सम्राट ने सुधांशु को घूरते हुए बोला वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो। सुधांशु सम्राट की बात सुनकर फिर से कटाक्ष करते हुए बोला कुछ नहीं, कुछ लोगों की नजर से छूटने के बाद फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा हूँ। सम्राट सुधांशु की बात पर बोला ये तो काफी अच्छी बात है, तो बताओ ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो। सुधांशु अपना लैपटॉप बंद कर सम्राट की तरफ देखते हुए बोला फिलहाल के लिए सोचा नहीं है, परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। सम्राट ने सुधांशु की बात पर बोला अगर तुम चाहो तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें कोई अच्छी सी पोस्ट। सुधांशु सम्राट की बात को बीच में ही काटते हुए बोला मुझे जो भी जॉब चाहिए अपने मेहनत पर चाहिए, किसी की सिफारिश से नहीं। सम्राट ने कोल्ड आवाज में सुधांशु से कहा मैं तुम्हें डायरेक्ट पोस्ट देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि कोई पोस्ट खाली रहने पर तुम्हें वह सिर्फ इंटरव्यू और बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मेरे खुद के भाई ने भी सारे फॉर्मेलिटी और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ही ओबरॉय इंडस्ट्रीज में अपनी खुद की पोस्ट चुनी है और वह सिर्फ एक एम्प्लॉय है, वहां का बॉस नहीं। सम्राट की बात पर सुधांशु एक नजर अपने डैड को देखने के बाद बोला पहले मुझे किसी के कंपनी में अच्छी सी पोस्ट चाहिए, उसके बाद में अपने पापा की कंपनी को रीओपन करूंगा। शेखर जी सुधांशु की बात पर थोड़ी नाराजगी से बोले सुधांशु चुप रहो तुम, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम वह काम नहीं करोगे, हम नॉर्मल जिंदगी में खुश हैं।
सुधांशु शेखर जी की बात पर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए बोला, नहीं पापा, मुझे वह करना है, मुझे अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं और जब तक मैं उस दलदल में खुद नहीं जाऊंगा मुझे नहीं लगता कि मैं उन सवालों का जवाब ढूंढ पाऊंगा। सम्राट उन दोनों की बातें सुन रहा था। शेखर जी की तरफ देखते हुए कहता है, कोई बात है क्या? शेखर जी सम्राट की आवाज सुनकर जल्दी से बोले, कुछ नहीं बेटा, ये लड़का पागल हो गया है, कुछ भी कहता रहता है। सम्राट शेखर जी की बात से समझ जाता है कि वह बताने में इच्छुक नहीं है, इसलिए वह भी ज्यादा फोर्स नहीं करता क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा था कि वह किसी के मामले में ज्यादा नाक नहीं घुसाता था जब तक वह चीज उससे जुड़ी ना हो। सुधांशु फिर से अपना काम कंटिन्यू करने लगता है। कुछ देर के बाद नीरू जी और सोना खाना लेकर डाइनिंग टेबल में सर्व कर देते हैं। खाने की खुशबू महसूस करते हुए सम्राट के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सम्राट थोड़ा अजीब टोन में जल्दी से बोला, क्या यहाँ पर राइस नूडल्स बने हैं? सम्राट की बात पर नीरू हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? नीरू के सवाल पर सम्राट बोला, जब मैं 8 साल का था तो अक्सर यहाँ के फूड मार्केट में एक छोटा सा होटल था जहाँ पर ऐसे ही राइस नूडल्स बनते थे। अक्सर मैं अपने भाई के साथ वहां जाता था, लेकिन फिर मैं अपने दादा दादी के पास असम चला गया तो मैं बहुत ज्यादा उस नूडल्स को मिस करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो होटल ओनर ने बेच दिया है, लेकिन काफी वक्त के बाद ये खुशबू मुझे याद आ गई। सम्राट की बात पर नीरू जी अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लाकर बोली, मैं तो बस ऐसे ही रेसिपी बनाई थी, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सम्राट नीरू के एक्सप्रेशन नोट नहीं करता और कहता है, क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूं? सोना एक छोटे से बाउल में सम्राट को राइस नूडल्स सर्व कर देती है, जिन्हें खाने के बाद सम्राट अपनी आंखें सुकून में बंद कर लेता है और कहता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। शेखर जी और नीरू जी एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन सभी ख्यालों को झटक कर दोनों डिनर के लिए बैठ जाते हैं। सुधांशु पूरे डाइनिंग टेबल में देखते हुए कहता है, यहाँ पर मेरे पसंद का तो कुछ भी नहीं है। सोना सुधांशु की बात पर उसके आगे ब्रेड रोल पकौड़ा रखते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए। सुधांशु सोना की बात पर खुशी से उछलते हुए बोला, थैंक यू सो मच दी, मुझे पता था कि इस घर में सबसे ज्यादा प्यार आप ही मुझसे करती हो, बाकी सब तो। इतना कहते हुए सुधांशु घूरकर सम्राट की तरफ देखता है। सम्राट उसके नजरों को इग्नोर करते हुए अपने डिनर पर फोकस करने लगता है। कुछ देर के बाद डिनर फिनिश करने के बाद सोना और नीरू पूरा डाइनिंग टेबल साफ करने लगते हैं। शेखर जी घर के थोड़े पास बने गार्डन की तरफ चले जाते हैं। पूरा बर्तन साफ करने के बाद सोना दूध का गिलास सुधांशु की तरफ बढ़ा देती है। सुधांशु सोना की तरफ देखते हुए कहता है, दीदी, आपके पति को आपके घर में खाने को नहीं मिलता है क्या? कितनी बुरी तरीके से खा रहे थे। सुधांशु की बात पर सोना उसे आंखें दिखाते हुए बोली, ऐसी बदतमीजी नहीं करते सिद्धू, वो तुमसे बड़े हैं ना। सुधांशु मुंह बनाते हुए बोला, मैं बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ, सही तो बता रहा हूँ, देखा नहीं कैसे जानवरों की तरह खा रहे थे। सुधांशु के बात पर सोना उसके बगल में बैठते हुए बोली, बात यह है कि मैं खुद पहली बार उन्हें इतना रिलैक्स होकर डिनर करते हुए देखा है, वरना वो घर में चुपचाप अपना डिनर करते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। सुधांशु सोना की बात पर कंफ्यूज हुए बोला, वह क्या है ना दीदी, गरीबों की मेहनत के खाने में बहुत ज्यादा स्वाद होता है और आपके घर में कोई मेहनत करता है नहीं, इसलिए उन्हें हमारे घर का खाना ज्यादा अच्छा लगा। सोना ने सुधांशु को घूरते हुए बोली, तुम जरूरत से ज्यादा उन्हें नीचा दिखा रहे हो, खैर ये सब छोड़ो, अपने कमरे में जाओ। सुधांशु दूध का गिलास खाली कर टेबल पर रखते हुए सोना से बोला, ठीक है, मैं तो कमरे में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप स्कूल फिर से ज्वाइन करोगी या नहीं? सोना दूध का गिलास पकड़ते हुए बोली, मैंने इस बारे में नहीं सोचा है सिद्धू, और जब तक तुम्हारे जीजू से बात ना कर लूं मैं इस तरह से अपने फैसले नहीं ले सकती, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करके रखो और जाओ अपने कमरे में। इतना कहकर सोना किचन की तरफ चली जाती है। सुधांशु सोना की बात पर खुद से बोला, ऐसे रिश्तों का क्या फायदा जिसके लिए खुद की कोई जिम्मेदारी या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए किसी और का मोहताज होना पड़े। सीढ़ियों के पास खड़ा सम्राट सोना और सुधांशु के बातें सुन चुका था। उसने खुद से कहा, अपने मॉम डैड की मदद करने के लिए वो स्कूल में पढ़ाया करती थी, ये बात तो मुझे कभी बताया ही नहीं। इतना सोचते हुए सम्राट सोना के पीछे किचन की तरफ चला जाता है। राइस नूडल्स वाली कहानी क्या कोई कोइंसिडेंट है या फिर पहले सोना और उसकी फैमिली का पास्ट कुछ अलग सा था जिस बारे में वो लोग कुछ बात नहीं करना चाहते? किसी भी तरीके की फीलिंग ना होने के बावजूद सम्राट क्यों खींचा चला जा रहा है सोना की तरफ, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आज का एपिसोड कैसा लगा।